हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन। हम देखने वाले हैं कि एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी क्या होता है? एक होता है एंटीबॉडी और एक होता है एंटीजन। एंटीजन को हम एजी से डिनोट करते हैं। ये है हमारा एंटीजन और ये है हमारा एंटीबॉडी। एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो टर्म्स हैं ये यूज होते हैं इम्यूनोलॉजी में। इम्यूनिटी की बात जब भी हम करते हैं तो वहां पर एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी जो इम्यूनिटी है ना वो एंटीबॉडी एंड एंटीजन पे ही बेस्ड है। ओके, तो एंटीजन जो होते हैं वो फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती है और क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीजन नहीं बनता, एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो एंटीजन जो होगा ये फॉरेन मॉलिक्यूल्स होगा। क्या होगा? फॉरेन मॉलिक्यूल लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाए, जो हमारी बॉडी में डिजीज काज कर रहा हो या आगे चल के कर सकता है, वो हमारी बॉडी के लिए एज अ एंटीजन वर्क करता है। ठीक, तो एंटीजन जब हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स करती है, कुछ उसको किल करने के लिए, उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए। जो मॉलिक्यूल वो फॉर्म करती है एंटीजन के अगेंस्ट उसे ही हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो आज हम एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कितने टाइप्स की एंटीबॉडी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैवी चेन। क्या है? हैवी चेन। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है जिसमें क्या होते हैं? हैवी एंड लाइट चेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हैवी एंड लाइट चेन, जिसके बाइंड होने से, जिसके थ्रू हैवी एंड लाइट चेन से ही क्या होता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ रहता है। कोई स्ट्रक्चर होगा ना, वही तो ट्रैप कर रहा होगा ना एंटीजन को। तो हमारा जो एंटीबॉडी होता है उस पे, उसके सरफेस पर जाकर एंटीजन बाइंड करता है, तब जाकर एंटीबॉडी क्या करती है? उसे डिस्ट्रक्ट कर रही होती है। स्पेसिफिक होता है जो एंटीबॉडी होता है वो, जितने भी एंटीजन होंगे अलग अलग एंटीजन के लिए अलग एंटीबॉडी अपना फंक्शन करेगी। तो एंटीजन एंटीबॉडी जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। ओके, अब बात करते हैं हैवी चेन एंड लाइट चेन। तो जो हैवी चेन होती है 5 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप्स की। वही लाइट चेन की बात करते हैं तो 2 टाइप्स की। हैवी चेन जो है इसी के थ्रू क्या होता है? यही एंटीबॉडी का मेन फॉर्मेशन जो है वो हमारे हैवी चेन से हो रहा होता है, जिसमें क्या होता है? आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई एंड आईजीडी। तो आप सोच रहे होंगे कि आईजी का मतलब ये हो गया, ये प्रोटीन होती है। एंटीबॉडी में जो प्रोटीन होती है उसे क्या बोल रहे होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं आईजी। क्या लिख रहे हैं? आईजी। और GAMED, ये अलग अलग इसके क्लासेस हैं। तो इसकी क्लासेस को, हैवी चेन की जो क्लासेस हैं, इसको हम लर्न करने के लिए एक ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक क्या है हमारी? गेम्ड। G से IgG, A से IgA, M से IgM हो गया और IgE हो गया, IgD हो गया। तो ये हो गए हमारी क्लासेस। इनका जो डिनोट करते हैं हम, जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं जिन क्लासेस को, उसको क्या कहते हैं? कि जैसे हमारा IgG है, इसको डिनोट करने के लिए, IgG को डिनोट करने के लिए गामा होता है, A के लिए अल्फा, M के लिए म्यू, E के लिए इप्सिलॉन और D के लिए डेल्टा होता है। क्या होता है हमारा? सॉरी, D के लिए हमारा क्या होता है? डेल्टा। तो इससे डिनोट कर रहे होते हैं। ओके, अब बात करते हैं जब क्लासेस की, तो हैवी चेन के टाइप हो गए हमारे अल्फा, IgA, म्यू, IgM, हमारा G हो गया। क्या हो गया? ये G, जिससे हमारा क्या बन गया? गामा से हो गया IgG, डेल्टा से हो गया IgD एंड E से हो गया IgE। तो क्लासेस याद रखिएगा, क्लासेस और जो इसके हैवी चेन के टाइप हैं ये आपको इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। गेम्ड। G से गामा आ रहा है तो IG हो गया। ए से क्या आ रहा है हमारा? अल्फा, ए से अल्फा, एम से म्यू,
ई से इप्सिलॉन, डी से डेल्टा। तो आपको स्टार्टिंग के वर्ड से ही उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जिससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो हैवी चैन की टाइप है, वो आप गेम से लर्न कर लोगे। अभी ये जो हमने यहाँ पे डिजिट लिखी है ना, जो हमने यहाँ डिजिट लिखी है, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा, गेम्ड, GAMED। ओके, अब बात करते हैं हाफ लाइफ। तो जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ, तो कुछ लिमिट टाइम के लिए होगा ना एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि एंटीजन अवेलेबल नहीं है तब भी वो एंटीबॉडी काम कर रही है, उसकी फॉर्मेशन आपकी बॉडी में हो रही है, ऐसा तो होता नहीं है। तो जितनी भी एंटीबॉडी है ना, सबका कुछ लाइफ होता है, सबकी कुछ लाइफ होती है। तो अब बात करते हैं एंटीबॉडी के हाफ लाइफ की। तो जो IgA होता है, ये 7 डे, 7 दिन तक ये जीवित रहता है या काम करता है। वही बात करते हैं IgM की हाफ लाइफ की, तो 5 डे होता है। और गामा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा 21 से 23 दिन, 21 to 23 डेज सबसे ज्यादा अगर किसी की लाइफ रहता है, अगर सबसे ज्यादा लाइफ है किसी की सभी एंटीबॉडी में, वो है IgG की। और उसके बाद IgD है, वो 3 दिन तक जिंदा रहता है, मतलब 3 दिन तक फंक्शन परफॉर्म करता है। IgE होता है वो 1 दिन के लिए। तो ये हमारा हाफ लाइफ हुआ गेम्ड। इनका क्या हो गया, ये सीक्वेंस अलग है, इसको आपको लर्न करना है। ये नहीं कि मैं यहाँ पे देखिए IgA से स्टार्ट हुआ, G से नहीं स्टार्ट हुआ। तो इस ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई मत करिएगा कि यहाँ पे IgA के लिए ऐसे है, नहीं, वो तो आपको टोटली याद करना है कि कौन कौन सी एंटीबॉडी है, उसके लिए है। ओके, और इसी से आप इसका ये याद कर लेंगे कि हैवी चेन की टाइप क्या है। तो ये चीज अलग है, ये सीक्वेंस अलग है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए कि गेम भी है तो G जो है वो 7 डेज जीवित है और जो हमारा A है वो 5 डेज। ऐसा नहीं है, ये सीक्वेंस ए सीक्वेंस दोनों डिफरेंस है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो हमारा IgA होता है वो डाइमर होता है। डाइमर होता है, इट मीन्स क्या, डाइमर होता है कि एक जो एंटीबॉडी होगी वो 2 एंटीजन को ट्रैप कर रही होगी, वो 2 एंटीबॉडी को डिस्ट्रक्ट कर रही होगी, डाइमर। ये डाइमर होता है, डाइमर, ये 4 मतलब डाइमर है, ये 4 को डिस्ट्रक्ट करेगी, क्योंकि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होता है। और IgA जो हमारा वो डाइमर है, अगर वो डाइमर है तो वो 4 को डिस्ट्रक्ट करेगा। यही पे क्या करते हैं, आकर के एंटीजन जो होते हैं वो बाइंड हो रहे होते हैं। ओके, वही हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं IgM की, कि IgM का क्या स्ट्रक्चर है। तो IgM पेंटामेरस होता है। कैसे होता है, पेंटामर। तो पेंटामर कैसे होता होगा, पेंटामर के लिए ऐसे 5, ये हो गया 2 3 4 5, ऐसे ही आकर के इस पे बाइंड करते होंगे हमारे 10 एंटीजन को, 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी। जैसे कि अगर डाइमर है तो 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट, पेंटामर मतलब 5, पेंटा से 5, तो 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट। फिर वही बात करते हैं IgG, IgD एंड IgE। तो ये तीनों क्या होते हैं, मोनोमर। लर्न करने के लिए कितना सही है आपका, IgA, A में क्या होता है डाइमर, M क्या होता है पेंटामर। सिर्फ A और M को याद रखना है आपको। M जो है पेंटामर है, A जो है हमारा डाइमर है, बाकी जो 3 है IgE, D और हमारे E, ये क्या है IgD, E और E जो है ये मोनोमर है। मोनोमर मतलब ये सिर्फ 2 एंटीजन को बाइंड कर रहे होते हैं। जो हमारा IgA है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहा होता है। ओके, यही पेंटामर हमारा IgA हो गया हमारा डाइमर, IgM हो गया पेंटामर, IgE, DE ये तीनों हो गए मोनोमर। तो अब आइए इस ट्रिक पर, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, ये जो हमारी ट्रिक थी हमने लिखा था यहाँ गेम्ड। तो इसके थ्रू हम कैसे याद कर सकते हैं 3 चीज को। फर्स्टली हमने याद कर लिया कि कितने हैवी चैन होते हैं, तो वो गेम्ड से हमने लर्न कर लिया। उसकी हैवी चेन के जो टाइप है अल्फा, गामा, म्यू, डेल्टा, इप्सिलॉन, इसको लर्न कर लिया इसी से। एक चीज यहाँ पे क्लियर हुई, एक ये। अब तीसरा जो है इसका स्ट्रक्चर भी हम इसी ट्रिक से याद कर लेंगे। तो जब आप गेम्ड लिखिएगा ना, गेम्ड के नीचे जस्ट नंबरिंग कर दीजिएगा GA, G के नीचे 1, A के नीचे 2 और M के नीचे 5। तो जैसे हमने यहाँ पर बात की, जो हमारा G, D और E होता है ये मोनोमर होता है। क्या होता है, मोनोमर। तो मोनोमर जो G हो गया हमारा मोनोमर हो गया, A जो हमारा है डाइमर हो गया, उसके नीचे हमने 2 मेंशन करा, M जो है वो पेंटामर है तो वहां पे 5 मेंशन करा। तो ये हम लर्न कर सकते हैं गेम्ड से 3 चीजें हमारी
क्लियर हो गई। 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर इस ट्रिक को आप लर्न कर रहे हो ना अच्छे से एज सच जैसे मैंने यहाँ बनाया है, तो गेम से आपके 3 टाइप्स में अगर आपसे पूछे जाते हैं कि हैवी चेन कितनी होती, एक इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे बन जाएंगे। सेकंड जो है उनके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, तो आप जब आईजीए की बात हो रही होगी वो डाइमर होता है, और जब आईजीएम की बात होगी वो पेंटामर होता है। एंड रेस्ट ऑफ 3 जो है आईजीई, डी और जी वो हमारे होते हैं मोनोमर। तो यहाँ से 3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए, पर इस 3 कॉन्सेप्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की। मॉलिक्यूलर वेट का क्या होगा कि जैसे अगर एंटीबॉडी है तो कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना उनका, जैसे मोनोमर है, डाइमर है, तो सबका अलग अलग वेट होगा। तो जब वेट की बात करते हैं, जो हमारा आईजीए एंटीबॉडी है इसका जो वेट होता है 405 किलो डाल्टन, केडीए। केडीए का मतलब होगा, केडीए का मतलब होगा किलो डाल्टन। ये यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एंटीबॉडी को जो हम मेजर करते हैं कि एंटीबॉडी का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है, तो आप बोलोगे कि एंटीबॉडी को किलो डाल्टन से, किससे डिनोट कर रहे होते हैं इसको, इसका जो मात्रक यूनिट होता है वो होता है किलो डाल्टन। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो जब बात करते हैं आईजीए की, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 405 किलो डाल्टन। आईजीएम हमने बात ये करी कि ये पेंटामर होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आईजीएम होता है कि सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। इस समय से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी है और सबसे स्लो मतलब स्मॉलेस्ट। तो जब बात करेंगे सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी की, तो जैसा कि हमने अभी देखा कि पेंटामर स्ट्रक्चर किसका होता है, आईजीएम का होता है, जिसका स्ट्रक्चर बड़ा है। लर्न करने के लिए आपका ये है, बाकी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आईजीएम क्या है, पेंटामर, यहाँ पे मतलब 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट। तो जब सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी पूछी जाएगी तो आप कहेंगे आईजीएम। ओके, और जब स्मॉलेस्ट की बात की जाएगी तो सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी जो हमारी आईजीजी। तो आईजीएम लार्जेस्ट, आईजीजी स्मॉलेस्ट, इस चीज को भी मत भूलिएगा, यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है इसको। वही फिर बात करते हैं जब आईजीएम की, जब ये सबसे लार्जेस्ट है तो इसका वेट भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 900 किलो डाल्टन है। कितना है, 900 किलो डाल्टन। ये सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी है और ये पेंटामर की स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है पेंटामर होता है। आईजीजी जो है हमारा 115 किलो डाल्टन का सबसे हल्का वेट, जो सबसे हल्का वेट है वो किसका होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होगी। तो आईजीजी जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है। मोनोमर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो मोनो, आप सोच रहे होंगे मोनोमर तो डी एंड ई भी फॉर्म कर रहे हैं, बट जो हमारा आईजीजी है ना, ये क्या है, 150 किलो डाल्टन का है। सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं अगर, तो हमारा आईजीजी है। तो यहां से आईजीएम आईजीजी से एक क्वेश्चन ये भी है कि सबसे लार्जेस्ट आईजीएम हो गया, स्मॉलेस्ट आईजीजी हो गया। अगर वेट की बात करता है कि सबसे मॉलिक्यूलर वेट जो होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, तो जो है जो सबसे ज्यादा लार्ज है वही सबसे ज्यादा हैवी है, 900 किलो डाल्टन। आईजीजी स्मॉल है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 150, 115 किलो डाल्टन। ओके, तो ये आईजीजी और एम में यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये भी आप क्लियर करिएगा। और वही ये देखिए, अगर बात करते हैं हाफ लाइफ की, तो सबसे ज्यादा हाफ लाइफ किसकी है, जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है उसकी हाफ लाइफ सबसे ज्यादा आ रही है। तो यहां से आईजीजी के लिए आप 4 बातें आराम से याद रख सकते हैं। आईजीजी जो हमारा है सबसे स्मॉलेस्ट है, ओके, सबसे लार्जेस्ट, इसकी हाफ लाइफ साइकिल जो है वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा लाइफ साइकिल की अगर बात की जाती है तो वो हमारी आईजीजी की है। इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं 150 किलो डाल्टन का है, जो कि सबसे कम 5 एंटीबॉडी में सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट जो है आईजीजी का है। तो यहां से आपको 4 चीजें क्लियर हुई। अब बात करते हैं आईजीडी की। तो आईजीडी भी हमारा मोनोमर है, जो कि हाफ लाइफ साइकिल इसकी 3 डे होती है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 185 किलो डाल्टन होता है। वही बात करते हैं आईजीई की, ये भी मोनोमर है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 190 किलो डाल्टन, 190 किलो डाल्टन है। तो डी एंड ई में सिर्फ 5 का फर्क है। जो हमारा डी है वो पहले आता है, जैसे डी हमारा पहले आता है, ए बी सी डी ई पढ़ते हो तो डी पहले आता है, तो डी का आप याद कर लो 185 किलो डाल्टन। उसी में 5 बढ़ा करके जब ई आ रहा है हमारा, तो ई का 119 किलो डाल्टन।
आई थिंक ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हुए। हैवी चेन की टाइप ट्रिक से हमने लर्न कर ली, एंटीबॉडी की क्लास भी हमने ट्रिक से देख ली। हाफ लाइफ की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हाफ लाइफ साइकिल अगर किसी की है, सबसे ज्यादा टाइम तक कोई अलाइव है तो वो हमारा IgE है, और सबसे कम लाइफ साइकिल की अगर बात कर रहे हैं तो वो हमारा IgE है। क्या है, मोस्टली क्या होता है कि बीच वालों को उतना कोई नहीं पूछता, सबसे स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, सबसे कम टाइम कौन सा हाफ लाइफ साइकिल है, कौन सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा हाफ लाइफ साइकिल हो गया IgE का, और सबसे कम लाइफ साइकिल की बात करें वो हमारा IgE हो गया। आई थिंक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम लोकेशन की, कौन सी एंटीबॉडी की लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे वो काम कर रही है। सबसे पहले हम देखते हैं IgA। तो IgA सिक्रेटरी होता है, कई बार आपसे पूछ लेता है कि सिक्रेटरी एंटीबॉडी कौन सी है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाता है 4, विच आर सिक्रेटरी एंटीबॉडी, कि जो दिया गया एंटीबॉडी है सिक्रेटरी एंटीबॉडी कौन सी है। क्या पूछते हैं, सिक्रेटरी एंटीबॉडी। तो आपसे ऑप्शन पूछ लिया कौन सी है, तो याद रखिएगा सिक्रेटरी एंटीबॉडी सिर्फ हमारा IgA है। क्या है, IgA जो है हमारा ये सिक्रेटरी होता है। ओके, म्यूकस जो होता है पाया जाता है हमारे नेसल में, ये प्रोटेक्टिव होता है। ये जो म्यूकस, मिल्क, सलाइवा एंड टीयर्स, ये सभी पाए जाते हैं IgA में, ये सिक्रेटरी नेचर होते हैं। एक बात ये याद रखिए। दूसरा जो होता है इम्यूनिटी, आपको पता है 2 टाइप्स की होती है, इनेट एंड एडॉप्टिव। ये जो है इनेट इम्यूनिटी में होते हैं, हमारे बाय बर्थ जो इम्यूनिटी हमको मिलती है इसी के थ्रू मिल रही होती है। जैसे म्यूकस बाय बर्थ आपकी बॉडी में है, उसके थ्रू कुछ एंटीजेंस होते हैं जो ट्रैप कर लिए जाते हैं और वहां से उसको डिस्ट्रक्ट कर लिया जाता है। सलाइवा में पाए जाते हैं, मिल्क में कुछ एंटीबॉडी पाए जाते हैं। कुछ क्या, हमारा अगर बात किया जाता है म्यूकस, मिल्क, सलाइवा एंड टीयर्स में कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे कि IgA एंटीबॉडी पाया जाता है, क्योंकि लोकेशन क्या है इसकी IgA की, सिक्रेटरी जितने भी हैं म्यूकस, मिल्क, सलाइवा एंड टीयर्स, इन सब में IgA एंटीबॉडी पाया जाता है। और जो मिल्क होता है, मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो होता है कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम को भी नहीं भूलना है आपको। बहुत बारी मतलब मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन आ ही जाता है कि जो म्यूकस है इसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, या पूछ लेता है कोलेस्ट्रम मिल्क जो होता है इसमें कौन सी एंटीबॉडी, या सलाइवा टीयर्स। तो आप इस लोकेशन को भी अच्छे से लर्न रखिएगा। तो यहाँ से आपका IgA क्लियर हो गया कि म्यूकस, मिल्क और जो हमारा सलाइवा है, टीयर्स यानी कि हमारे आंसू, इन सब में क्या पाया जाता है, IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। तो ये इनेट इम्यूनिटी में काम कर रहे होते हैं। ओके, अब बात करते हैं IgM की लोकेशन। तो ब्लड स्ट्रीम हमारे ब्लड में, एंड B सेल सरफेस। B सेल सरफेस का मतलब समझ रहे हो आप, जैसे हमारी एडॉप्टिव इम्यूनिटी में 2 टाइप्स की सेल्स काम कर रही होती हैं, B सेल एंड T सेल। तो जो B सेल का रिसेप्टर होता है उसमें पाया जाता है IgM एंटीबॉडी। अभी के लिए इतना याद रखिए, BCR, इसे BCR बोलते हैं, B सेल रिसेप्टर जो होता है उसमें क्या होता है, वहां पे भी IgM एंटीबॉडी पाई जा रही होती है। तो ब्लड स्ट्रीम एंड PCR, इसमें IgM एंटीबॉडी पाई जाती है। IgG की बात करते हैं तो ब्लड सीरम, ब्लड के सीरम एंड प्लेसेंटा, ब्लड के सीरम में एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, तो जब जो फीटस होता है मदर की बॉडी में होता है, तो मदर की बॉडी में फीटस को जो न्यूट्रिशन मिलता है उसे प्लेसेंटा के थ्रू मिल रहा होता है। किसके थ्रू मिल रहा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो प्लेसेंटा होता है उसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो कई बार कंफ्यूजन IgG एंड IgA में होता है कि मिल्क में पाया जा रहा होता है, हमारा जो मिल्क में पाया जा रहा होता है IgG या IgA, ये कंफ्यूजन होती है। या प्लेसेंटा में होती है कि इसमें IgG पाया जा रहा है या A पाया जा रहा है। तो जो मिल्क होता है, मिल्क में A पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, मिल्क में A पाया जा रहा है। और वही बात करते हैं जब प्लेसेंटा की, तो ये याद रखिएगा IgG सबसे स्मॉलेस्ट इन साइज है। जो चीज स्मॉल साइज की है वो जल्दी मूवमेंट करेगी, तो बॉडी में और सबकी साइज जो है वो लार्ज है इन कंपैरिजन टू IgG। तो प्लेसेंटा जो होता है ये फीटस और बॉडी मदर की बॉडी से कनेक्शन करती है, जिसके थ्रू क्या होता है कि फीटस को न्यूट्रिशन मिलता है। प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, फीटस होता है मदर की बॉडी में, जो जाइगोट के बाद सेल डिवीजन के बाद फीटस ये तो बनता है, तो फीटस को न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। और प्लेसेंटा में क्या होता है, IgG एंटीबॉडी होती है। मिल्क में IgA एंटीबॉडी,
प्लेसेंटा में आईजीजी एंटीबॉडी। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये चार्ट आप बना लेंगे तो आपका जो एंटीबॉडी क्लासिफिकेशन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे आईजीडी की, तो आईजीडी में भी बीसीआर एंड ब्लड सीरम को मोस्टली आपको याद करना है, आईजीए का और आईजीजी का, यहां से ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। फिर बात करते हैं आईजीई की, बाउंड टू बेसोफिल मास्ट सेल। बेसोफिल एंड मास्ट सेल क्या करते हैं, ये एंटीजन को डिस्ट्रक्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं और इनका अमाउंट सीरम में लो अमाउंट में होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन, आईजीई से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेसोफिल होता है उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो बेसोफिल में जो है आईजीई एंटीबॉडी होता है। आईजीई एंटीबॉडी की क्वालिटीज की बात करते हैं तो मोनोमर होता है, ये सिंगल वन डे, इसका जो लाइफ साइकिल है वो 1 डे है और इसका जो वेट है 119 किलो डाल्टन है। तो आप एक एक चीजों को बहुत आराम से पढ़ेंगे ना तो समझ जाएंगे और आपको लर्न भी रहेंगी ये चीजें। अब बात करते हैं, जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है तो आपने बताया कि 5 टाइप्स की एंटीबॉडी होती है, तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी जो है काम कर रही होगी। जब फर्स्ट टाइम कोई नया एंटीजन आया तो उसके स्वागत के लिए कौन सी एंटीबॉडी बन रही होगी। तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, फर्स्ट एंटीजन अगर बॉडी में आया है किसी ऑर्गेनिज्म के तो पहला रिस्पॉन्स जो होगा उसे प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। उस प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पर कौन सी एंटीबॉडी सबसे पहले बनती है, तो वो होती है आईजीएम। जो सबसे पहले एंटीबॉडी बनती है बॉडी में जब रिस्पॉन्स होता है एंटीजन के अगेंस्ट, तो वो होती है आईजीएम। एकदम अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, आईजीएम प्राइमरी रिस्पॉन्स में सबसे ज्यादा बनती है। दूसरी जो बनती है वो आईजीजी। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन ये होती है कि आईजीजी ज्यादा बनती है प्राइमरी में कि आईजीएम। तो जो आईजीएम होती है वो ज्यादा बनती है प्राइमरी रिस्पॉन्स में, आईजीजी होती है वो कम बनती है। लेकिन जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स मतलब एक बार एंटीजन आया, किसी ऑर्गेनिज्म में कोई एंटीजन आया तो उसको पहले वो हमारी बॉडी की सेल्स रिकॉग्नाइज करेंगी कि ये सेल्फ है या नो सेल्फ है, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा। तो वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है क्योंकि उसका कोई आधार कार्ड पहले से, वो फॉरेन मॉलिक्यूल का कोई भी आधार कार्ड, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी को नहीं रहती है क्योंकि फॉरेन मॉलिक्यूल है। तो वो इसके अगेंस्ट कैसे काम करेगा। तो पहली बार बहुत टाइम टेकन होता है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है इम्यूनिटी का, हमारे इम्यून सिस्टम का, तो उसमें आईजीएम पहले आता है और आईजीजी बाद में आता है। फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है तो हमारी बॉडी को पता होता है कि अगर सेम वही एंटीजन आया, अलग एंटीजन आएगा तो हमारी बॉडी का ये फंक्शन नहीं चलेगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स का। सेम एंटीजन अगर हमारी बॉडी में फिर से इंटर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जो एक्टिविटी होगी, जो रिस्पॉन्स होगी हमारी बॉडी में, उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। एट दैट टाइम ऑफ सेकेंडरी रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा अमाउंट में जो बनेगा वो आईजीजी बनेगा। क्या बनेगा, सबसे ज्यादा आईजीजी बनेगा, उसके बाद सबसे कम आईजीएम का अमाउंट जो कम होगा। तो याद रखिएगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स में आईजीएम ज्यादा बन रहा है, आईजीजी कम बन रहा है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स के टाइम पे आईजीजी ज्यादा बन रहा है, आईजीएम कम बन रहा है। तो ये रिस्पॉन्स में इससे भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में किसका अमाउंट ज्यादा हो रहा है या सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। तो ये चीज आप क्लियर रखिएगा, नोट लगा करके, इसको नोट लगा करके आप नोट लिख लीजिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इससे क्या होता है कि एग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा एग्लूटिनेशन किसका होता है, किसकी पकड़ सबसे ज्यादा होती है, तो जिसके पास ज्यादा आर्म होंगी। ज्यादा आर्म का मतलब हमने बात की थी, जो आईजीएम होता है वो पेंटामेरिक होता है। पेंटामेरिक मतलब 5 भुजाएं हैं उसके पास, 5 से वो 1 से 2 एंटीजन को बाइंड कर रहा है, तो 5 से वो कितने को बाइंड कर रहा होगा, 10 को। तो सबसे ज्यादा एग्लूटिनेशन की जो पावर होती है वो आईजीएम की होती है। उसके बाद आईजीए, एक ही हमने बात की, तो ये हमारा डाइमर होता है, इसके पास 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट है। तो ये क्या करता है, ये आईजीए हमारा सेकंड हो गया। फिर आईजीजी वो मोनोमर है, आईजीजी के बाद आप डी और ई भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी मोनोमर ही है। बट जब बात होती है एग्लूटिनेशन या प्रेसिपिटेशन की, तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी आईजीएम की होती है, फिर आईजीए की होती है, देन आईजीजी, ई और डी की होती है। क्लियर। अब बात करते हैं हम सर्वाइवल की। सबसे ज्यादा सर्वाइवल किस एंटीबॉडी का होता है, तो सर्वाइवल की बात करते हैं हम, जिसकी वो जो हाफ साइकिल होती है, जिसकी जितनी हाफ साइकिल होगी वो उतना सर्वाइव करेगा। तो सबसे ज्यादा हाफ साइकिल किसकी थी, सॉरी हाफ लाइफ किसकी थी, तो हाफ लाइफ आईजीजी की थी। किसकी थी, आईजीजी।
IgG हमारा 21 से 23 दिन, 21 से 23 दिन जिंदा रह सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज्यादा, तो IgA। कौन है? IgA, जो कि हमारा डायमर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। फिर बात करते हैं, फिर आता है हमारा IgM। क्या है हमारा? IgM। देन IgD, क्योंकि ये 3D जीवित है। और फिर हमारा आ गया E। तो जो हमने यहाँ पे ट्रिक रखी थी, गेम्ड, सारी चीजें GAM, गेम तक यही है। D और E में इन्होंने D को पहले रख लिया, E को बाद में रख दिया, बट यहाँ पे गेम्ड में D हमारा पीछे था। तो आप याद रख लीजिए, गेम्ड में GAMED की जो सीक्वेंस है, D को हम पहले रखेंगे, E को बाद में रखेंगे, तो सर्वाइवल जो हमारा वो लर्न कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किस, आपको 4 ऑप्शन दिए जाए, आगे पीछे करके दे दिए जाए, IgG, IgM, IgD, सॉरी यहाँ पे IG हमने नहीं लिखा है, तो आपको अगर सीक्वेंस याद है गेम्ड की, तो आप D को आगे करके E को पीछे कर देंगे, जो आपका ऑप्शन ऐसा रहेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, IgM हो गया, IgD एंड IgE। क्लियर? अब बात करते हैं साइज, लार्जेस्ट टू लोएस्ट। तो सबसे लार्ज साइज की हमने किसकी बात की थी? IgM जो हमारा होता है वो सबसे लार्ज साइज का होता है। नहीं, IgM सबसे लार्ज साइज कितना होता है? 900 किलो डाल्टन। तो बात करते हैं IgM। तो दो चीज तो आपको पहले से याद है, IgM सबसे लार्जेस्ट होती है, IgG सबसे छोटी होती है। तो IgM को सबसे बड़ा रख लिया हमने, फिर हो गया हमारा IgG। अब बीच में हमारे पास आएंगे 3 और, तो वो कौन कौन से हैं? तो IgM के बाद सबसे ज्यादा इसका जो मॉलिक्यूलर वेट था IgM का था, सबसे कम IgG का था। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 405 किलो डाल्टन। किसका? M जो होता है पेंटामेरिक होता है, ये याद है आपको। A जो होता है वो डायामेरिक होता है, ये भी याद है। तो दूसरा नंबर किसका होगा? IgA का। बाकी सब तो मोनोमर थे ना, तो उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, मोनोमर है तो कम होगा। अब मोनोमर में सबसे लास्ट में हमारा IgG चला गया, क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज का था, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज का। अब बात करते हैं हम D और E। हमारे पास D और E है, तो A B C D, D के बाद E आ रहा है, इट मीन्स जो हमारा D है यहाँ पे, A के बाद हमारा D आ गया, एंड देन IgE। आई थिंक अब क्लियर होगा आपका साइज के बेसिस पर। ये इतना आपने कर लिया तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछे, आप क्लियर, आप करेक्ट ही आंसर करोगे। तो ये हमने एग्लूटिनेशन की बात की, सर्वाइवल की बात की, साइज लार्जेस्ट टू लोएस्ट कैसा होता है, तो IgM जो होता है वो पेंटामेरिक होता है, सबसे बड़ा होता है। देन IgA हमारा डायमेरिक होता है, वो होता है साइज पे। फिर उसके बाद आता है हमारा IgD, जो कि IgD हमारा है वो 185 किलो डाल्टन का है। सॉरी, पहले हमारा IgE आएगा, यहाँ पे IgE आएगा, क्या आएगा? IgE हमारा क्या है? 190 किलो डाल्टन का है। कितने का है? 190 किलो डाल्टन का है। तो हम लार्जेस्ट टू लोएस्ट जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लार्जेस्ट टू लोएस्ट जा रहे हैं। फिर उसके बाद IgD आएगा, IgD हमारा 185 किलो डाल्टन का एंड 115 किलो डाल्टन का हमारा IgG है। तो ये IgM AEDE, इसको आप लर्न इस तरीके से रखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट M है, सबसे स्मॉलेस्ट G है, और M के बाद जो सबसे मॉलिक्यूलर वेट में जो है तो वो है A के बाद हम EDE की बात करते हैं, तो E है हमारा वो 190 किलो डाल्टन, और जो हमारा D है वो 185 किलो डाल्टन, और आपको G को तो याद ही रखा है आपने, 115 किलो डाल्टन। तो ये हमारा साइज के बेसिस पे हो गया, यह हमने ट्रिक रखी। और लाइट चेन की बात की थी हमने, तो लाइट चेन जो होती है, हैवी चेन 5 टाइप्स के एंड लाइट चेन 2 टाइप्स के होते हैं, कप्पा एंड लैम्डा। इनको भी याद रखिएगा कि लाइट चेन 2 होते हैं, कप्पा एंड लैम्डा। ये पूरा हमारा एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन हुआ। उम्मीद है कि आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। इस चार्ट को आप अगर अच्छे से समझ ले रहे हो, बना के रख लोगे, लाइफ टाइम कभी भी आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर एंटीबॉडी आपके चैप्टर में कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, और ये एक स्लाइड आपने अगर अच्छे से लर्न कर लिया, तो ट्रस्ट मी आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आज के लिए हम एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप प्लीज फीडबैक दिया करिए, क्लास को लाइक किया करिए, अपने फ्रेंड से भी शेयर किया करिए, अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।